मैं तो आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव आदिलाबाद से हूँ और बहुत बड़ा मेरा कोई काम वाम भी नहीं है उसे। हाँ, तो एक काम है, एक कहानी से हमारा काम चालू हुआ था, वो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पुराणों में एक कहानी है कि प्रकृति प्रलय आने वाला है, ये ऋषियों को पता चला। तो प्रलय आएगा तो क्या होगा, सारी धरती डूब जाएगी। तो ऋषि लोग बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ों का बीज इकट्ठा किए और एक नाव में चढ़ गए। प्रलय आया, धरती डूब गई, नाव बह गई। जब प्रलय शांत हुआ तो जब धरती बाहर निकली तो ऋषि लोग उसी बीजों से फिर एक सृष्टि की है। ये कहानी आती है पुराण में। ठीक ऐसे ही हमको भी लगा कि एक प्रलय आया हुआ है, जिस प्रलय में यहाँ का सब कुछ खत्म हो जाएगा। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय विद्या, भारतीय व्यवस्था, ये सब कुछ इस प्रलय में खत्म होगा। और प्रलय का नाम है पाश्चात्य विज्ञान। पाश्चात्य विज्ञान के नाम से जो प्रलय आया है उसमें ये सब कुछ नहीं बचेगा। तो हम लोगों को लगा कि उसके खत्म होने के पहले पहले सारी चीज़ों का बीज हम अपने पास इकट्ठा कर लें, कि हमारे छोटे से इलाके में सारी चीज़ें कैसे बनती थी। लोहे से लेकर के कागज और काजल तक कैसे बनता था, वो विद्याएं क्या थी, वो टेक्निकें कैसी थी, कैसे तैयार कर लेते थे सारे लोग। हर जरूरत की सारी चीज को लोग अपने गांव में अपने पास कैसे बना लेते थे, ये सारी चीजों को हम लोग ढूंढने लगे। हमारे इलाके में साल का 1 लाख टन लोहा तैयार होता था छोटे छोटे गांव में, जो 1902 तक बनता रहा। उसके बाद वो खत्म हुआ। फिर तो उसके बाद हम लोगों का ये रहा है कि एक 20 किलोमीटर के इलाके में क्या था क्या नहीं था, इसका एक अध्ययन किया जाए करके मेरी अपनी कोशिश रही। तो मैं 20 किलोमीटर के भीतर की ही बात करता हूँ कि वहाँ क्या था, बाकी और दुनिया में क्या है मेरे को नहीं पता है। हमारे पास में क्या था ये बात मैं करता हूँ, क्योंकि परमात्मा की एक बड़ी विचित्र लीला है। एक चींटी अपना आहार खोजने के लिए कितना दूर जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 फरलंग 2 मीटर जाती होगी। एक पशु अपना आहार ढूंढने के लिए कितना दूर जाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। एक पंछी कितना दूर जाता होगा, शाम में उसको घोंसले में लौट के आना है। तो क्या जब प्रकृति के सारे जीवों की आहार के लिए परिधि कायम है, तो क्या ऐसे इंसान के लिए कोई परिधि नहीं है क्या? तो वो परिधि हमारे पास एक 20 किलोमीटर की थी, कि जिसमें यानी आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी एक व्यक्ति अपने गांव में अपने घर में रह करके नहीं जी पा रहा है। सारा का सारा समाज संचार जाति वाला हो गया है। पूरा समाज संचार जाति वाला, खाना बदोश जिसको बोलते हैं, सिर्फ खाने के लिए बाहर निकल रहा है और कुछ करने के लिए नहीं। तो यहाँ का सारा समाज ही संचार जाति वाला हो जाए तो उसका क्या रहेगा? ना तो उसकी कोई सभ्यता होती है, ना उसको किसी संस्कृति की जरूरत है, ना किसी को उसकी परंपराओं की जरूरत है। उसके लिए तो बस 3 जरूरतें होती है। बीमार पड़ने पर एक डॉक्टर दिख जाए, या अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए 10वीं तक का स्कूल मिल जाए, बस है। या नमक मिर्च के लिए 2-4 दुकानें 2-4 होटल हो तो बस है। उससे ज़्यादा की उसको जरूरत नहीं होती है ना। ये सारा का सारा हमारा आध्यात्म जितना है सब अब तो चर्चा का विषय होकर रह गया है, जीवन से हट करके शायद ये खत्म भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि समाज पूरा संचार जाति वाला हो गया है। जब तक एक व्यक्ति में ठहराव नहीं होता है तो कुछ नहीं कर सकता ना, चंचल स्वभाव का है। ऐसे ही एक समाज में भी अगर ठहराव नहीं हो तो क्या करेगा, वो भी कुछ नहीं कर सकता है। बस खाना बदोशों की तरह घूमता जाता है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने से चालू कर रहा है और अपने से खत्म कर रहा है। मर पड़ करके जहां अपना घर बना रहा है, उसकी संतान उसमें कभी नहीं जी रही है, वो कहीं और निकलते बनता है जीने के लिए। तो ये जो सारा का सारा समाज संचार जाति वाला हो गया है, तो ये कैसे? कभी यात्राओं के लिए हमारे पास में सारा हिंदुस्तान घूमते थे लोग,
तीर्थ यात्राएं करके आते थे, मगर जीता वो अपने गांव में था। जीने के लिए वो अपने गांव के बाहर कभी नहीं गया। तो ऐसी क्या व्यवस्था थी कि लोग घूमते तो दुनिया भर थे, मगर जीते अपने गांव में थे। वो जीने की अपनी व्यवस्थाएं क्या थी, वो अर्थव्यवस्था क्या थी, इसको कभी कभी एक बार समझना चाहिए, लगता है मेरे को भी ना। तो अपने गांव में जीता था। तो गांव किसको कहते हैं, असल ग्राम की असल परिभाषा क्या है, किसको गांव कहा जाता है, ये तो पहले समझना होगा ना। ये गांव है क्या, क्यों लोग ऐसा जीना चाहे, उसमें क्या सुरक्षा थी या क्या जरूरत थी उनको, या क्या सहूलत थी, ये कुछ अगर नहीं होगी तो क्यों जिएंगे। तो हमारे पास में पंजाब में गांव को पिंड कहा जाता है। पिंड का मतलब होता है शरीर, और यूपी में देहात कहा जाता है। देहात का भी एक मतलब है कि जो देह के भीतर है। तो इसका मतलब है गांव एक शरीर है। जैसे हम अपने शरीर को सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं, ऐसे हरेक के आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था करने वाले मानस के लोग जहां इकट्ठा होकर के जीते हैं, वो ग्राम कहलाता है। कम से कम ये परिभाषा तो लोगों को पता हो, है ना, कि गांव किसको कहते हैं, क्यों रहना है ऐसे। कभी ये होता था कि कोई नहीं है तो गांव हमारा पोषण कर दिया, तो कैसे कर लेता था, तो वो सारी अर्थव्यवस्थाएं क्या थी। तो इस पर हमारा काफी बड़ा एक अध्ययन रहा है, टेक्निकें क्या थी, कैसे कैसे सब कुछ बनाते थे, बनाने के बाद में उसका मार्केटिंग सिस्टम क्या था पूरा। क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था रही है, हमारी अर्थव्यवस्था व्यय आधारित है। हमारी अर्थव्यवस्था आय पर नहीं थी, आन लाने के लिए नहीं थी, देने के लिए होती थी। हमारी सारी व्यवस्था व्यय आधारित थी। उसमें ये तय किया गया था कि हरेक को कितना कैसे खर्च करना है, हरेक की आर्थिक स्थिति का कैसे सुधार होगा, इसकी चिंता नहीं थी। हरेक को कितना और कैसे खर्च करना होगा, और खर्च करने का ढंग अगर सही होगा तो बहुत सारी चीजें पद्धति से चलती है, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए। तो गांव में हमारे पास में 4 चीजों को बहुत बड़ा महत्व दिया गया था ना। पहला तो विज्ञान, दूसरा आध्यात्म, तीसरा कला, और चौथा सामाजिक अर्थशास्त्र, जिस पर आधारित गांव की रचनाएं हुई थी। विज्ञान तो चाहिए, मगर हमारे लिए विज्ञान ही सब कुछ नहीं रहा है। विज्ञान से हट करके प्रज्ञान भी कुछ रहा है ना। विज्ञान को हम उतना महत्व नहीं है जितना प्रज्ञान को दिए हैं। तो अब जैसे ये कपड़ा है, ये तो ज्ञान है। कपड़ा कैसे बनता है, जब आदमी उसमें घुस जाए तो विज्ञान हो जाता है। इस कपड़े का, इस पंचमहाभूत का मेरा क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, जब आदमी उसमें जाता है तो प्रज्ञान होता है। हम लोग विज्ञान तक उठने वाले लोग नहीं रहे कभी भी, है ना। विज्ञान हमारे लिए सब कुछ नहीं रहा है, उससे हटके और बहुत कुछ रहा है। तो ये सारी चीजें ना, कि गांव में विज्ञान हो, आध्यात्म और फिर कला बहुत महत्वशाली है। उसके साथ साथ सामाजिक अर्थशास्त्र एक हमारे पास जो था, एक बहुत जबरदस्त एक चीज थी, सामाजिक अर्थशास्त्र, जो एक बहुत सुंदर रहा है, जिसके बल पर हमारे पास कोई भी आदमी जीने के लिए मात्र बाहर नहीं निकलता था। एक गांव में उसे हमारे पास 3 वृत्तियां रही है। एक तो है कर्म वृत्ति, दूसरी है भिक्षा वृत्ति, दूसरी है वैश्य वृत्ति, और तीसरी है भिक्षा वृत्ति। देखिए हमारे पास में तो ये बहुत कुछ रहा है कि कैसे गांव की रचनाएं की गई थी। हमारे पास गांव कैसे होना है, घर कैसे होना है, तो हर चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचा गया था अपने पास में। क्योंकि हमारे लोग ये देखने वाले लोग थे, प्रकृति पर आधारित, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के जैसा ही जीने वाले लोग रहे ना। तो हमारे लोग ये देखते थे कि एक बीज अगर खेत में डालते हैं तो अंकुरित होता है, बहुत सुंदर लगता है ना। उसके बाद वो जरा सा बड़ा होता है, 2 पत्ते आ जाते हैं तो भी सुंदर है, छोटा सा पौधा होता है तो भी सुंदर है, जरा पेड़ हो जाए तो भी सुंदर है, और विशाल वृक्ष हो जाता है तो भी सुंदर है, और आखिर में कभी वो सूख जाए तो भी सुंदर है। वो पैदा होने से लेकर खत्म होने तक वो सुंदर ही सुंदर होता है। जैसे प्रकृति अपने आप में
सुंदर है, ऐसे हम अपना जीवन सुंदर क्यों नहीं बना सकते हैं? शुरुआत जन्म से लेकर के आखिर तक हम सुंदर ही सुंदर होना है, और हमारी सारी चीजों में इस चीज को रखा गया था। हमारे देवालय बनते थे, कभी उसका चबूतरा है अपने आप में सुंदर है, जरा ऊंचा उठ जाता वो अपने आप में सुंदर है, शिखर तक बन जाता वो अपने आप में सुंदर होता, और वो खंडर हो गया तो भी अपने आप में सुंदर है। आज के जब भवन देखते हैं ना, शुरुआत से लेकर जब तक ये पूरे नहीं हो जाते बड़े भयंकर नजर आते हैं, कहीं सुंदर नजर नहीं आते ना, और आखे जैसे नजर आते हैं पूरे के पूरे। तो ये जो गड़बड़ हो गई है पूरी, तो बात ये है कि एक तो सभ्यता, संस्कृति और परंपरा। सभ्यता के मूल में हमेशा एक अर्थव्यवस्था होती है, जिस दिन वो अर्थव्यवस्था टूट जाए वो सभ्यता खत्म हो जाती है। और संस्कृति के मूल में एक सौंदर्य दृष्टि है, और परंपराओं के मूल में एक ऐसा परम तत्व होता है जो दृश्य अदृश्य आगे की पीढ़ी को दिया जाता है, वो एक परम तत्व होता है वो। अब जैसे मोटे में थोड़ा बहुत समझाता हूं, गुजरात में साड़ी बांधी जाती है, महाराष्ट्र में साड़ी बांधती है, तेलंगाना में साड़ी बांधती है होते हैं, उड़ीसा में साड़ी बांधती है, और बंगाल में साड़ी बांधती है। एक बिना सिया हुआ कपड़ा सारी औरतें लपेटी हुई है, और उनको एक लाइन में अगर हम खड़ा कर देंगे तो बोल सकते हैं कि बांग्ला है, उड़िया है, तेलंगाना की, महाराष्ट्र की और उड़ीसा की, सब है, बोल सकते हैं। एक बिना सिया हुआ कपड़ा सब लोग लपेटे हैं। तो यहाँ साड़ी सभ्यता है, साड़ी बांधने का वो ढंग है, वो संस्कृति है। अपने काम, प्रकृति, पर्यावरण पर आधारित उसको जो इस्तेमाल करने का जो ढंग आता है वो संस्कृति है, और वो एक सौंदर्य दृष्टि है। और साड़ी ही क्यों, बिना सिया हुआ ही कपड़ा क्यों, इसके पीछे फिलॉसफी है, एक तत्व है, बहुत काफी कुछ है इसके पीछे ना, कि हमको सिया हुआ कपड़ा निषेध था भारत देश में, तो क्यों निषेध था, क्या था, इसके पीछे एक फिलॉसफी है पूरी की पूरी। तो ये जो सारा है कि हमारा आश्रम में तो हम लोग जब ज्यादातर बात करते हैं तो एक ही श्लोक पे पूरी बात चलती है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण में अगर पूर्ण मिलता है तो भी पूर्ण है, पूर्ण से अगर पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण है। हर परिस्थिति में परिपूर्ण रहना। जैसे प्रकृति है, एक वृक्ष पर अगर फूल खिलता है तो सुंदर है, नहीं है तो उसमें कोई कमी नहीं है ना। एक पंछी अगर बैठ जाए तो सुंदर है, नहीं तो हम कभी ये कल्पना नहीं कर सकते कि इस पर ऐसा पंछी बैठता तो सुंदर होता। पक्षी बैठा है सुंदर है, उड़ के चला गया तो जहां बैठा है वहां सुंदर है, ये अपने आप में सुंदर है। तो इसको दृष्टि में रखकर के जो हमारी जो जीवन शैली बनी थी एक, वो कभी कभी समझना पड़ता है, लग रहा है मेरे को। ये जो हमारी दृष्टि थी, इसी को दृष्टि में रख के हमारा सब कुछ बना, हमारी वेशभूषा, हमारा आहार और हमारा भवन। और से हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान जैसा है, भाषा, भोजन, भेष और भवन, इस आधार पर 108 हिस्से हो जाते हैं हिंदुस्तान के, कि हर 80-100 किलोमीटर के बाद ये सब कुछ बदल जाता है। ये तब की बात थी जब टेक्नोलॉजी छोटी थी, कारखाने छोटे थे और कुटुंब बड़े थे। अब बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, कुटुंब से परिवार, परिवार से व्यक्ति बन गया, तो इतनी विविधता तो खत्म हो ही जाएगी, है ना। तो वो जो विविधता थी वो कैसे, तो कैसे फिर ये कि इसको दृष्टि में रख करके हमारा ये सब कुछ बना है। घर भी बनाते थे लोग तो इसी को दृष्टि में रख करके कि कुछ हो तो ज्यादा ना लगे, नहीं है तो उसकी कमी को महसूस न किया जाए। ये कभी भी संभव नहीं कि सभी कुछ सभी के पास में हो जाएगा, असंभव है। कुछ है तो किसी को उसकी कमी महसूस ना हो, नहीं है तो उसकी कमी महसूस ना हो, है तो उसको ज्यादा न लगे। इस दृष्टि से हमारा सब कुछ बना था। जैसे घर है, वेशभूषा है, चमड़े के चप्पल, धोती, कुर्ता, दुपट्टा, पटका या टोपी, इतना रहा है ना, इसमें से पटका या टोपी निकल जाए तो कोई कमी होती है क्या? शरीर पर अगर कंधे पर अंग वस्त्र नहीं है तो कोई कमी है क्या? शरीर पर बनियान भी नहीं है तो कोई कमी होती है क्या?
पैर में चप्पल है तो भी चलता है, नहीं है तो भी चलता है। इसमें तो कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ये आधुनिक वेश में से क्या निकालेंगे? शर्ट निकालते हैं तो आदमी नंगा है, जूता नहीं है तो असभ्य है, एक बटन अगर टूट जाए तो सारा दिन परेशान रहता है आदमी। इतनी परेशानी वाली वेशभूषा को पहन के आनंद से क्या जी सकता? असंभव है ना उसके लिए तो। ऐसे ही इसको दृष्टि में रख करके हमारे पास हमारा घर भी बना था। एक घर के 5 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है घर आरोग्य के लिए श्रेष्ठ है, दूसरा है घर आर्थिक रूप से सहयोग दे, तीसरा है घर आध्यात्मिक दिशा में बढ़ाए, चौथा है घर प्रकृति से प्रेम सिखाए, और पांचवा है घर सामाजिक होए। ये 5 लक्षण जिसमें नहीं होता है वो घर नहीं होता है ना। ये तो हमारे मुझे लगता है रविंद्र जी को तो फिर दोबारा सुनना पड़ेगा हमको। तो 5 लक्षण जिसमें नहीं है घर नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार पैर गर्म पेट नरम सब ठंडा है तो अपने आरोग्यशाली है ना। ये आधुनिक सीमेंट के मकान में सिद्धांत उल्टा हो गया। सर गर्म होने लगा, पैर ठंडा होने लगा, मरेगा। दूसरा है आर्थिक रूप से घर सहयोग देना है। हमारे भी पुराने घर थे, खाना तो वो लोग भी खाए, अतिथि सत्कार तो वो लोग भी किए, सोए तो वो लोग भी, मगर विशाल विशाल मकान रख करके, घर रख करके घर में जगह रोकने वाली कोई चीज नहीं थी। पाठ लगते थे, पीटे लगते थे, भोजन होता उठा के एक कोने में रख डालते थे, खटियाएं बिछती, सोते उठा करके कोठे में डाल देते हैं, चटाई शतरंजियां बिछती, स्वागत सत्कार होता, लपेट के बगल में रख डालते हैं। घर में सभी कुछ होता मगर कोई जगह रखने वाली चीज नहीं थी। आज जनसंख्या बढ़ गई, मकान छोटे छोटे बनने लग गए, तो फिर ऐसा क्या हुआ है कि घर की वास्तु शांति करके उसमें घुसते ही आदमी घर को म्यूजियम बनाने के लिए दिन रात खटता है ना। जिस घर में आदमी आर्थिक रूप से इतना परेशान रहे वो साहित्य, संगीत, परमात्मा, शर्मा किसके बारे में कब सोचेगा? उसकी ट्रेनिंग लेना पड़ता है उसको, है ना। वो तो असंभव है उसके लिए। और जिसको जो आध्यात्मिक ही नहीं है उसको प्रकृति से प्रेम नहीं होता है, और जिसको प्रकृति से ही प्रेम नहीं है वो सामाजिक जीव कभी नहीं बन सकता है ना। तो ये सारी चीजों पर हम लोगों को बहुत सोचना है। खैर हम लोग तो काफी विचार किए, छोटी छोटी काफी चीजों का अध्ययन किए हैं कि हमारे पास सब कुछ कैसे होता था, क्या क्या हो जाता था, क्या मार्केटिंग सिस्टम था, डिजाइन कैसे होते थे, कारीगरी क्या थी। एक गांव में 360 जाति होती है। 360 जाति का मतलब है 360 टेक्निक। वो लोग दुनिया को अपना गांव नहीं माने, वो लोग दुनिया को अपना गांव नहीं माने थे, अपने गांव को अपनी दुनिया बनाने की कोशिश किए थे कि दुनिया में जितनी चीजें बनती है वो हम हमारे गांव में क्यों नहीं बना सकते हैं, वो हम बना लेंगे। ये सामर्थ्य उसमें था। इतने जबरदस्त सामर्थ्य के बाद उनका मानस एक बहुत सहज मानस था ना, लोगों का बहुत सहज मानस था। वो एक बड़ा विचित्र लगता है। एक दिन मैं आश्रम जा रहा था तो गांव के बाहर एक आदिवासी परिवार झोपड़ी बना के जी रहा था, कोई भी नहीं था। 2 मियाँ बीवी थे, बच्ची गर्भवती थी, प्रसव पीड़ा होने लग गई तो उसको दर्दें उठ गई, तो लड़का था अकेला और कोई नहीं था। इतने में खेत के लिए औरतें जा रही थी काम को, तो पूछे अरे क्यों रो रहा रहे? तो बोले कि पता नहीं मेरी पत्नी कैसे कैसे कर रही है, तो ये जाके देखिए, अरे पागल है, बच्चा होने वाला है ना रे, कोई नहीं है क्या? तो बोला कि कोई नहीं है मेरे पास, मैं अकेला हूँ। तो ये 2 मिनट विचार करी और बोले कि ठीक है कोई नहीं है तो क्या है, हम तो है ना। दरातियां वहां रखी, कोई गर्म पानी करने लग गया, कोई कुछ, थोड़ी देर में बच्चा पैदा हो गया। और उसके बाद उसको बोले कि देखो ये बुजुर्ग औरत है, इसको बैठा लो जब तक तेरे घर वाले नहीं आते हैं। और सारी औरतें फिर काम के लिए चले गई। तो वो जो सामर्थ्य था, इतना बड़ा सामर्थ्य, और वो जो सुंदर मानस कि किसी भी समय किसी के लिए कुछ भी करने के लिए खड़े हो जाना, ये हमारी एक बहुत खास बात थी। इसलिए मैं अब बस करता हूँ, और बहुत लोग है ना। ठीक है।